स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत सागर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर दौरा है और सागर के बीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। दरअसल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल हब के विस्तारीकरण को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विस्तारीकरण के इस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल हब के विस्तारीकरण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर दौरे पर आ रहे हैं 14 सितंबर को। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। निर्वाचन आयोग आज भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के भोपाल दौरे का दूसरा दिन आज है। आज सभी 52 जिलों के कलेक्टर के साथ बैठक होनी है और सभी जिलों के एसपी, सभी 10 संभागों के कमिश्नर, आईजी के साथ बैठक होगी। कानून व्यवस्था, मतदाता सूची, मतदान केंद्र समेत सभी इंतजामों की जानकारी यहां पर चुनाव आयोग की टीम लेगी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम यहां पहुंची है और चुनाव की तैयारी के बारे में सभी अधिकारियों से, पुलिस विभाग हो चाहे निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि चूंकि आज सभी 52 जिलों के कलेक्टर यहां पर होंगे, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की टीम के साथ उनकी बातचीत होगी, चर्चा होगी, क्या तैयारियां चल रही है और क्या समस्या हो सकती है। दरअसल सभी जिलों के एसपी और 10 संभागों के कमिश्नर भी यहां पर पहुंचेंगे। आईजी भी यहां बैठक में मौजूद होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो या फिर मतदाता सूची को लेकर सभी विषयों पर चर्चा होने के बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। और मतदान केंद्र समेत जो इंतजामात यहाँ पर किए जाने हैं सुरक्षा के लिहाज से, प्रशासनिक स्तर पर वोट कास्टिंग को लेकर, मतदाता सूची से संबंधित सभी विषयों को लेकर, तो ये जो काम होने हैं या किस स्तर तक ये पहुंच चुके हैं, इन सब के बारे में आज बैठक निर्वाचन आयोग करेगा। दरअसल निर्वाचन आयोग की टीम इस वक्त भोपाल में है और भोपाल के दौरे का दूसरा दिन आज है। भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है। निर्वाचन आयोग आज भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम भोपाल दौरे पर दूसरे दिन। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या डिटेल्स मिल पा रही, कितने बजे से मीटिंग शुरू होनी है और कौन कौन आने वाले हैं, और क्या आज तक ये मीटिंग सीमित रहेगी या फिर आगे भी, चूंकि आज दूसरा दिन है? देखिए, जो चुनाव आयोग है वो 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर है और इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक होनी है, प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक होगी, जिला जो कलेक्टर हैं, एसपी है, उनके साथ आयोग बैठक करेगा और इस बात का फीडबैक लिया जाएगा कि चुनाव को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका किस तरीके से पालन किया जा रहा है, उसका फीडबैक क्या है। एक दिन पहले ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार अपनी फुल बेंच के साथ भोपाल में बैठे थे और यहाँ पर राजनीतिक दलों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। राजनीतिक दलों ने अपनी शिकायतें भी चुनाव आयोग को दी हैं। उसके बाद अब प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां, किस तरीके से बूथ बनाए जाएंगे, जो मतदान केंद्र होंगे वहां पर वेबकास्टिंग से लेकर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जानी है उसको लेकर क्या तैयारी होगी, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर जो चुनाव आयोग की टीम है वो फीडबैक लेने का काम करेगी और जो कमियां नजर आएंगी उनको पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। तो अभी तक जो मतदाता सूची में जो सुधार का कार्यक्रम चल रहा था उसका भी जानकारी ली जाएगी और कैसे प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम है विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम का ये दौरा और इसी दौरे में पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
जी बिल्कुल। आप रहिएगा हमारे साथ अनुराग, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेनी है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो ये मीटिंग है काफी कुछ तय इस मीटिंग में होना है। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है और बिजली की डिमांड 13,500 मेगावाट से 14,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। पूरे 1,000 मेगावाट का यहां पर इजाफा दिखाई दे रहा है। मांग के एवज में 11,000 से 12,000 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है। 250 मेगावाट तक सरकार बिजली की खरीद कर रही है। और बिजली की डिमांड बढ़ जाने का कारण क्या रहा और क्या कुछ इसके लिए व्यवस्था की जाएगी, इस पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बिजली की डिमांड इन दिनों बढ़ गई है, क्या कोई कारण, इसका स्पेसिफिक कारण कोई पता चल पाया, क्यों आखिर अचानक बढ़ी है डिमांड और जो सप्लाई हो रही है वो अपेक्षाकृत कम है, और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से कम बारिश हुई है और जिस तरीके से मौसमी पारा लगातार उछाल मार रहा है, तेज गर्मी के कारण बिजली की डिमांड बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय धान का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ा है और बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को पानी की डिमांड बढ़ रही है। और यही वजह है कि जो बिजली की डिमांड जो कुछ दिन पहले तक 13,000 और 13,500 मेगावाट के आसपास हो रही थी, अब वो 14,500 और 15,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। बीते साल की यदि हम बात करें तो इस दौरान 9 से 10,000 मेगावाट बिजली की डिमांड थी। बारिश होने के कारण बिजली की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब अचानक से बिजली की डिमांड बढ़ जाने के कारण जो बिजली संकट है उसके हालात बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर एक टीम को दिल्ली भेजा गया है। अफसरों की ये टीम दिल्ली में डेरा डाले और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहां पर सस्ते दर पर मध्य प्रदेश को बिजली मिल सकती है। सरकार की कोशिश है कि 5 से 6 रुपए यूनिट की दर पर यदि बिजली दूसरे राज्यों से मिलती है तो उसको खरीदा जाएगा। और इसी को लेकर अब एक टीम दिल्ली में इस बात का पता लगा रही है कि कहां से बिजली की खरीदी की जा सकती है। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके तहत बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए 250 मेगावाट तक की बिजली की खरीदी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तेजी के साथ बिजली की मांग बढ़ी है और मांग और आपूर्ति में अंतर निकल कर आ रहा है, उसके बाद इस आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाएगा, इसकी कवायद में अब राज्य सरकार जुट गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले। जिला अस्पताल में 36 सैंपल्स की जांच की गई, जबकि ग्वालियर जिले के 2 और अन्य जिले के 1 मरीज को इसमें शामिल किया गया। जिले के डेंगू का जो आंकड़ा है अब वो बढ़कर 90 हो गया है और डेंगू का डंक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सोमवार को 3 नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में 36 सैंपल्स की जांच हुई है। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, ये डेंगू का डंक बरसात के सीजन में लोगों को परेशान तो करता ही है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती रहेगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, डेंगू का डंक न सिर्फ ग्वालियर को बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल को इस समय परेशान कर रहा है। डेंगू में अकेले ग्वालियर की ही बात करें तो 35 दिनों में लगभग 90 से ज़्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ये वो मरीज है जो जिला रोग अस्पताल या जय रोग्य अस्पताल में पहुंचे। इसके अलावा निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस वक्त डेंगू का असर है वो ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है कि बारिश पिछले 14-15 दिन से बारिश ना होने के चलते जो तापमान बढ़ा है, डेंगू के मच्छर पनपे हैं। इसके अलावा जल भराव और जो गंदगी है उससे डेंगू का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और उसके चलते मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि हल्का सा बुखार या अन्य परेशानियां होने पर तत्काल डेंगू का टेस्ट कराए। इसके साथ ही नगर निगम ने भी जो सफाई वाले इलाके हैं वहाँ पर ध्यान दिया है। इसके अलावा जल जमाव वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लगातार फोगिंग और गंदगी को साफ करने का काम नगर निगम कर रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम में अभी गर्मी बनी हुई 37 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान चल रहा है दिन का ग्वालियर चंबल अंचल में, वो डेंगू को बढ़ाने में एक तरह से मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में कुछ मौसम जब परिवर्तन होगा, बारिश होगी या थोड़ा सा ठंड का असर शुरू होगा, तभी इस डेंगू पर काबू पाया जाएगा। अन्यथा अभी तो लोगों को खुद सचेत रहना है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो है
जितना कर सकता है उतना प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लोगों को भी खुद सावधान रहना चाहिए अब डेंगू से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और बढ़ते आगे, सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सर्च पर निकले जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दरअसल ताड़ मेटला इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला, और नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान निकले थे। मुठभेड़ में नक्सलियों के भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान काफी नुकसान हुआ है, नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को, और यहां इस मुठभेड़ से जुड़ी और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्चिंग टीम को जानकारी मिली थी नक्सलियों की मौजूदगी की, और ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्च के लिए निकले, और इस दौरान नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, और मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की तलाश के लिए जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही रास्ते में उन्हें नक्सलियों का सामना करना पड़ा, और नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। और इस पूरे हमले के दौरान डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और सर्च पर निकले जवानों पर हमला कर दिया। और ताड़मेटला इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि भारी नुकसान नक्सलियों को पहुंचा है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर आई, और इस दौरान जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्या कुछ बरामदगी हुई, क्या डिटेल्स और हैं, आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग पर निकली टीम को नक्सलियों का सामना करना पड़ा, और इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम रहा। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? नक्सलियों की कितनी संख्या थी, क्या कुछ वहां पर हुआ? जी, आपको बता दूं कि नक्सलियों की सूचना के बाद जो है डीआरजी और सीआरपीएफ को ताड़मेटला की ओर रवाना किया गया था। सुबह सुबह जवान जैसे ही ताड़मेटला के इलाके में पहुंचे हैं, माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी है, और जवान अभी भी मौके पर मौजूद है और लगातार पिछले 1 घंटे से फायरिंग। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ताड़मेटला इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, और इस मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई है, क्रॉस फायरिंग हुई है नक्सलियों की मौजूदगी पर सुनिश्चित करने के लिए, और यहां नक्सलियों पर कार्रवाई करने के लिए सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम निकली थी, और इस दौरान सामना हुआ नक्सलियों से। और इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, और गैंगरेप के बाद 15 साल की पीड़िता को झाड़ी में फेंक दिया, जिसमें 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खजरानी से पीड़िता को अगवा किया, और राहगीरों की मदद से लसूड़िया थाना पीड़िता किसी तरह से पहुंच पाई, और छात्रा की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। लसूड़िया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती से क्लिनिक पर रेप, 23 साल की युवती से आदित्यपुरम इलाके में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया, और क्लिनिक पर 3 सितंबर दोपहर 1 बजे की यह घटना है। दरअसल दांत का इलाज कराने के लिए क्लिनिक पहुंची थी युवती, और होश में आने के बाद युवती ने महाराजपुरा थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है, और होश में आने के बाद युवती ने महाराजपुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश निवासी युवती से क्लिनिक में रेप किया गया, जहां 23 साल की युवती से आदित्यपुरम इलाके में डेंटिस्ट ने इंजेक्शन लगाकर बेहोशी का रेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दांत का इलाज कराने के लिए वहां गई थी, और क्लिनिक पर 3 सितंबर को दोपहर में दांत का इलाज कराने के लिए क्लिनिक पहुंची युवती को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, जहां
उत्तर प्रदेश की रहने वाली युवती बताई जा रही है, जिससे क्लिनिक में रेप किया गया। और 23 साल की ये युवती, जिसमें बताया जा रहा है कि ये डेंटिस्ट के पास पहुंची थी और डेंटिस्ट ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। क्लिनिक पर 3 सितंबर दोपहर 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया और इस घटनाक्रम में अभी तक आरोपी की तलाश में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, ग्वालियर से ये मामला सामने आया। होश में आने के बाद युवती ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या पता चल पाया कुछ आरोपी के बारे में? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके की घटना है। यहाँ उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती जो 23 साल उम्र है, जो ग्वालियर में ही नौकरी करती है। इस युवती ने FIR दर्ज कराई है कल, जिसमें इसने बताया कि वो आदित्यपुरम इलाके में ही डॉक्टर प्रतीक के यहाँ अपना दांत का इलाज कराने के लिए गई थी और उसी दौरान डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इलाज के लिए और जिससे वो बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है डॉक्टर ने, जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि डॉक्टर ने उसके साथ गलत काम किया है। इसके बाद वो सीधे थाने पहुंची और वहां शिकायत दर्ज कराई। महाराजपुरा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है और अब डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है और घटना के बाद से डॉक्टर जो है फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। और यूपी की रहने वाली ये युवती है, यूपी में कहां से, परिवार की तरफ से इस पर कोई एक्शन लेने की मांग की जा रही है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ये युवती और ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में ही रहती है। ये ग्वालियर में नौकरी करती है और यही वजह है कि ये लड़की संभवतः बताया जा रहा है कि अकेली ही ग्वालियर में रह रही है और इसके बारे में यही जानकारी पुलिस से मिली है और पुलिस ने जो है इसकी शिकायत के आधार पर जो 3 सितंबर की घटना बताई जा रही है दोपहर 1 बजे की, उसमें FIR दर्ज की और आरोपी की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और भिंड में चलती कार में आग लग गई और धू धू कर कार जलने लगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। कार सवार 5 लोगों ने कार से वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला सामने आया भिंड से, जहां तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। भिंड में यह हादसा हुआ जहां पर कार में अचानक आग लग गई। कैसे लगी आग अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और आग लगने की इस घटना के बाद कार धू धू कर जल गई। और हालांकि राहत की बात ये रही कि जो इसमें 5 लोग सवार थे वे सभी सुरक्षित वक्त रहते कार से उतर पाने में कामयाब रहे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीच सड़क पर कार धू धू कर जल रही है। भरौली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चलती कार में अचानक आग लगी, लेकिन आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और भिंड से ये तस्वीरें सामने आई जहां चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। कार को चलता हुआ देख आसपास जो लोग थे वो कुछ दूरी बनाकर वहां पर, और यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित जरूर हुआ। और ड्राइवर की सूझबूझ से जो 5 लोग थे उनकी जान बच गई। कार में 5 लोग सवार थे ड्राइवर समेत, और वक्त रहते कार से उतरकर उन्होंने अपनी जान बचाई। भरौली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। भिंड से सामने आई तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार से आग की लपटें और काला स्याह धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में कार में लगी आग की लपटें आप देख सकते हैं। हालांकि कैसे आग लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। और दुर्ग में पानी की 2 टंकियां भर भरा कर गिर गईं। दरअसल कर्मचारियों ने यहां से किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। दोनों टंकियों में हजारों लीटर पानी भरा हुआ था। भिलाई के सेक्टर 4 की यह घटना बताई जा रही है और क्षेत्र में पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई। अचानक पानी की टंकियां कैसे गिर गईं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दोनों ही टंकियों में हजारों लीटर पानी भरा हुआ था। भिलाई के सेक्टर 4 की यह घटना जहां 2 पानी की टंकियां यानी वाटर टैंक्स भर भरा कर गिर गए। और पानी के 2 वाटर टैंक्स ये आखिर कैसे गिरे और ये दुर्घटना कैसे हुई, ये जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश के पास। मिथिलेश, पानी की टंकियां गिर गई, ये समझ में नहीं आया, क्या हुआ वहां पर? देखिए आशीष, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें ये है कि भिलाई के सेक्टर 4 में ये हादसा हुआ है
और अगल बगल ही 2 पानी की टंकियां थी, काफी पुरानी ये बनी हुई टंकी थी जो जर्जर भी हो चुकी थी, लेकिन उन्हीं पानी टंकियों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जाती थी। आज सुबह जब पानी की सप्लाई होना था तब वहां पर उसमें लीकेज आया और लीकेज देखते देखते वो जो है वो भरभरा कर गिरने लगी टंकी और पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई और दूसरी पानी टंकी के ऊपर गिरी, जिस वजह से दूसरी पानी टंकी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो दोनों पानी टंकियों में हजारों लीटर जो है वो पानी भरे रहने की बात कही जा रही है। यही पानी जो है क्षेत्र में सप्लाई होना था, लेकिन क्षेत्र में पानी की सप्लाई भी रुक गई है और टंकियां दोनों भरभरा कर गिर गई हैं। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तब वहां पे कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है तो वे दौड़कर किनारे हो गए और अपनी किसी तरह से जान बचाई। तो इस तरह से एक बड़ा हादसा जरूर टला है। ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भिलाई स्टील प्लांट के जो टाउनशिप क्षेत्र है वहां पर भवन भी काफी कुछ इसी हालात में है कि कभी भी वहां पे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी का एक नमूना आज सामने आया है कि जो जर्जर पानी की टंकी थी आज वो गिरी है। गनीमत रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसे सबक लेने की बेहद आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की जो दुर्घटना होती है ये जानलेवा भी हो सकती थी। हालांकि नहीं हुआ ऐसा, कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गायों की मौत पर प्रदेश में सियासत गर्म है। गायों की मौत के मामले में बीजेपी उग्र प्रदर्शन की तैयारी में है। राहुल गांधी की सभा के बाद फेंके गए खाने को खा लेने से गायों की मौत हुई है। कई घरों में बीमार पड़ी हैं गायें। मवेशियों की मौत से किसानों में गुस्सा है। प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर उन्होंने विरोध जताया और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। दरअसल राहुल गांधी की सभा हुई थी, वहां आए हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और उस भोजन में जो बचा हुआ भोजन था वो खराब हो गया था और लोगों ने वहीं सभा स्थल पर आसपास वहां उसे फेंक दिया। अब ऐसे में वहां आसपास चरने के लिए आई गायों ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई और मौत तक हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर जिन लोगों की गायें इस खाने को खाने के बाद बीमार पड़ी या मर गईं, उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है, दुख है। मवेशियों की मौत से किसानों में आक्रोश है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल जारी। आज भी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। अब तक 3,475 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। कल डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह इस्तीफा सौंपा गया था और अब भी इस पूरे मामले में प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंत कैसे होगा यह देखने का विषय होगा, क्योंकि इस वक्त ये हड़ताल निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई और उसके ऊपर इस्तीफा और फिर प्रदर्शन, ये सब कुछ जो है इस वक्त हर खास आवाम को प्रभावित कर रहा है। अगर बात करें आम लोगों की, तो स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस तरह से चले जाने पर उन्हें प्रभावित होना पड़ सकता है, तो वहीं सरकार को भी इससे नुकसान होगा। और चूंकि चुनाव भी है और ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन और बर्खास्तगी की कार्रवाई सवाल खड़े कर सकता है। इंदौर से बड़ी खबर, मंडी व्यापारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों की हड़ताल के चलते अनाज खरीदी नहीं हो रही। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों से गेहूं नहीं खरीदा गया। सोयाबीन, चना, प्याज समेत कई अन्य अनाज लेकर पहुंचे। मंडी शुल्क जो है वो करीब 1.5% से कम करके 1% करने, निराश्रित शुल्क हटाने, लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता हटाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं अनाज व्यापारी। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, राइस मिल डकैती मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक सहित 1 पिकअप वाहन जब्त किया। दरअसल 2,20,000 रुपए की 250 बोरी धान भी यहां से बरामद किया गया। राइस मिल के मुंशी को बंधक बनाकर यह डकैती अंजाम दी गई थी और दरिमा थाना क्षेत्र की राइस मिल का यह पूरा मामला।
और राजनांदगांव से बड़ी खबर, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर। 8 किलो गांजे के साथ एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया। बसंतपुर थाना के मोहारा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को धर लिया। दरअसल 2 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और बसंतपुर थाने का यह पूरा मामला 8 किलो गांजा इन दोपहिया वाहन चालकों से जब्त हुआ था और ये एक दोपहिया वाहन से 8 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की हिरासत में आप देख सकते हैं तस्वीरें, थाना बसंतपुर का ये पूरा मामला। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 10 पेटी शराब के साथ एक कार भी जब्त की गई। दरअसल कल्लू बंजारी गांव का यह पूरा मामला, छुरिया थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपर 10। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट